मुसलमानों को यकीनी तौर पर मुसलमानों की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि मुसलमान आज कमजोर है। वो किस एतबार से? तादाद के एतबार से नहीं, संख्या के लिए मुसलमान कमजोर नहीं है। मुसलमानों की कमजोरी का राज अगर आपको जानना है तो मुसलमानों के नौजवानों को देखें, मुसलमानों के बच्चों में तलाश करें, आपको बखूबी हमारी कमजोरी का एहसास होगा। मुसलमानों की कमजोरी सबसे ज्यादा एजुकेशनल डिपार्टमेंट में है। यही सारी चीजों को बरोकार लाने के लिए सदवली के नौजवानों ने बड़ी मशक्कत की, इतनी मेहनत की हमारे इम्तियाज भाई साहब ने और आपकी कमेटी के तमाम साहब, सरपंच साहब, शाहजाद हशा और आपकी कमेटी के हर छोटे बड़े लोग। नाम रखने का मतलब नहीं है, मतलब ये कि सारे अफराद ने मेहनत की, न सिर्फ पैसा दिया बल्कि रात रात भर जग कर इस जलसे की तैयारी की। तब ये शानदार सा जलसा आपके सामने है, एक पैगाम लेकर कौम की इस्लाह का, एक हदफ लेकर आज ये जलसा तैयार है कि इस जलसे की सुबह होकर ये कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वो पैसों का हिसाब किताब ना करे, वो इस चीज का हिसाब किताब करे कि हमारे जलसे में जो बातें कही गई उन बातों पर अमल करने के लिए कितने लोगों ने अपने को तैयार किया है। यही आज हमारे बिहार के अक्सर जलसों में होता। जलसे के चंदा करने के बाद सुबह होकर जब लोग बैठते हैं तो इस वजह से नहीं बैठते कि हमारे जलसों में कितने लड़कों ने खुद को बदलने के लिए आमादा किया, किन किन जहतों से तैयारी की गई, इस्लाह के किस पहलू पर गुफ्तगू हुई और नौजवानों ने किस तरह से अपने को बदलने के लिए तैयार किया। बजाय इसके अक्सर जलसा कमेटी को हमने देखा है रजिस्टर लेने के बाद सेक्रेटरी सदर को तलाशता, सदर सेक्रेटरी को खोजता, मेंबर खजांची को फोन करता, खजांची सदर को खोजता, सिर्फ इस चीज के लिए जिल्द नंबर 5 गायब है, वो कहाँ है? 5वीं जिल्द नहीं मिलती, वो कहाँ है? 3री जिल्द तुमने काटी थी, वो कहाँ है? सदवली के फलाने महल्ले का चंदा का हिसाब वो कहाँ है? हाँ, हिसाब आपको करना है मगर हिसाब 5 दिन के बाद होगा, 10 दिन, महीना दिन के बाद होगा। पहले आपको इसका हिसाब करना है। आपने जो 4 लाख खर्च किया है, उस 4 लाख खर्च करने के बाद आपने नौजवानों को क्या दिया, ये हिसाब करना है। आपके जलसे की इस पिंडाल के खर्चे का क्या असर कौम पे हुआ, ये हिसाब करना है। महंगे शायर और खतीब को बुलाकर आपने जो नजराने दिए, उन नजराने का क्या असर कौम पे पड़ा, ये हिसाब करना है। अगर आपके जलसों से तब्दीली हुई है, अगर नौजवानों में बेदारी आई है, खर्चा 5 के बजाय 10 लाख हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 10 के बजाय 1 ही लाख खर्च हो और काम 1 पैसे का न हो तो यकीनी तौर पर इस ऐसे जलसों से हमें बचना चाहिए। ऐसे ही जलसों की मुखालफत के लिए आज उलमाए सीमांचल ने आवाज उठाई है। हमारे सीमांचल ने जलसों में ऐसा हंगामा किया, बीते दिन 1 महीना पहले, अब 1 महीना से आप देख रहे हैं लगातार जलसे हो रहे हैं। आने वाले महीने में दिसंबर तक लगातार सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के हर तरफ जलसे है। ये जलसा सीमांचल का ये बताता है कि जहां जलसा दीन के नाम पर रखा जाता, इस्लाह कौम के नाम पर जलसा रखा जाता, उस कौम में मुकम्मल तौर पे इस्लाह हमें मालूम होनी थी, उस कौम में हर तरह से बेदारी आनी थी। मगर आपको मालूम है ये सीमांचल गुर्बत के लिहाज से भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे 1 नंबर पे है। एजुकेशनल गिरावट के मामले में भी सीमांचल की पसमानदगी सब पर जाहिर है। ये सिर्फ संदेश देता है कि सीमांचल ने बीते 25 सालों में जलसे किए मगर जलसा काम का एक भी सीमांचल का नहीं आया। काम तो हुआ साहब जलसे से, मगर बहुत ज्यादा काम देखने को नहीं मिला। हमने पैसा बहाया मगर तालीम पर कोई काम नहीं किया, हमने पैसे खर्च किए एजुकेशन के डेवलप में काम नहीं किया, हमारे पैसे खर्च हुए। अगर जलसों से फायदा होता तो आज सीमांचल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका कहा जाता। यहाँ के हर घर में एक डॉक्टर होते, यहाँ हर मोहल्ले में एक इंजीनियर होता, यहाँ हर समाज में काबिल मुफ्ती होते, हर सोसाइटी में एक शानदार आलिम रब्बानी होते। मगर ये साफ बताता है, ये हमारे नौजवानों की जहालत बताती है कि हमने एजुकेशन में गिरावट पाई। इसका मतलब जलसे के पैगामात पे हमने असर नहीं किया, जलसे की तकरीर से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही हमने मजाक उड़ाया अपने जलसों का, हमने धंधा बनाया जलसों का, हमने जलसों का मजाक उड़ाकर अपनी जिंदगी में, अपने समाज में तब्दीली के लिए कोई रास्ता हमवार नहीं किया, जिसके नतीजे में आज हमारे बच्चे महानंदा ट्रेन में भर भर के, सीमांचल में भर भर के दिल्ली की तरफ भागते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका बेटा, हमारा बेटा 25 साल का नौजवान
जिसके नाजुक कंधे पर पूरे माशरे, पूरे समाज, पूरी सोसाइटी की मुकम्मल जिम्मेदारी होती है। मगर 25 साल के लड़के जब दिल्ली की तरफ रवानगी करते हैं, कमाने जाते हैं मजदूरी के लिए, उनको मजदूरी नहीं करना था। अगर वो लड़का पढ़ा लिखा होता तो मजदूरी नहीं, वो डॉक्टर बनता, मजदूरी नहीं करता, इंजीनियर बनता। आज ये काबिलियत हमारे बच्चों में नहीं आई है, ये साफ बताता है। अब सीमांचल ट्रेन देखिए, भर भर के हमारे बच्चे जाते, अगर उनके अंदर एजुकेशन होता तो आज ये गिरावट नहीं आती। एक तो ऐसे ही गुर्बत का माहौल हमारे यहाँ है, दूसरा एजुकेशन पर कोई काम नहीं होता। आज की सिलसिला है मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुशर्रफ रजा का, ये सबसे बड़ा पैगाम आपके लिए है। मैं आपको, आपके बेटों को बेहतर बनाने के लिए यही हदफ दूंगा। ये नहीं कहूंगा कि आप हुकूमत से पैसा मांगने के लिए, काम मांगने के लिए, जॉब मांगने के लिए, उनसे साहब काम मांगने के लिए आप एहतजाज करें, उनके खिलाफ नारे लगाएं। आज नारे बहुत लगते, एहतजाज बहुत होते, बहुत प्रोटेस्ट होता। जरा सी चीख अगर किसी नेता ने क्या लगा दी, फौरन उसके खिलाफ आप आवाज उठाते, चलो इसको हराना है, इसको जिताना है, इसको डुबाना है, इसे उठाना है, इसे जिताना है, ये हमारी पार्टी, वो हमारा दुश्मन। मैं कहता हूं साहब, इस भारत वर्ष में आज की तारीख में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। ईमानदारी के साथ सच्चाई कहने की ये जरूरत हमें होती है। आपको भी सुनने का हक होगा और हौसला पैदा करना होगा। आज की तारीख में आपका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, हम खुद सबसे बड़ा अपना दुश्मन है। हमने अपनी मुखालफत की, हमने समाज को बिगाड़ा, हमने माहौल तबाह किया। कौन नेता आपको कहता कि अपने बेटे को ना पढ़ाए? किसने आपको कहा मैट्रिक पढ़ने के बाद इंटर न कराए? किसने कहा इंटर के बाद ग्रेजुएशन न कराए? अगर आपने अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद दिल्ली भेजा है, गुनहगार आप हैं। आपका बेटा इंटर के बाद अगर पढ़ाई ड्रॉप किया है तो गलती आपकी है, खतावार आप हैं। आपने समाज को अंधेरे में रखा। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो छोड़िए दूसरों पर अंगुली उठाना, दूसरों पर को गाली देना, दूसरों का बुरा कहना, ये सारे नजरिया गलत है। आपको सबसे पहले तालीमी माहौल बेहतर करने होंगे, एजुकेशनल सुधार लाना होगा। अपने माहौल में हर बच्चे की तालीम की आपको फिक्र करनी होगी। इनमें से कोई मुखिया है, कोई विधायक है, कोई मेंबर है, कोई सरपंच है, कोई चौधरी है, कोई जमींदार है, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो अपने माहौल की सुधार के लिए सबसे ज्यादा वो एजुकेशन के लिए काम करे, एजुकेशन की सुधार के लिए काम करे। एक नेता का सबसे बड़ा सम्मान यह है कि वो अपने समाज में कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले। यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे लीडर्स तशरीफ फरमा है, हमारे नेताजी है, ये सारे लीडर्स है। मैं इनसे भी यही एक्सपेक्टेशन करूंगा, ये उम्मीद करूंगा कि ये लोग भी एजुकेशन के डेवलप में जाती तौर पर ये लोग चाहेंगे कि चुटकी भर में, एक रात की मेहनत में एक शानदार स्कूल बनाएंगे। मैं इनसे मुतालबा करता हूँ, ये आपका इलाका डूब गया, ये तबाह हो गया। इस इलाके को बर्बादी से बचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, जाती स्कूल्स आपके हो, जाती कॉलेजेस आपके हो, यूनिवर्सिटी आप बनाएं, ताकि आपके समाज के लोग आपके दरवाजे पर सुबह सुबह जाकर पैसा की भीख न मांगे, काम की भीख न मांगे, जॉब की भीख न मांगे, चंदा न मांगे, बेटी की शादी के लिए कोई बाप दामन न फैलाए। आप अगर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में कम खर्चे में आपके समाज का कोई फर्द पढ़कर डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा तो भीख नहीं मांगेगा, इंजीनियर बनेगा मोहताज नहीं होगा, प्रोफेसर बनेगा खुद कफील होगा, वो भीख नहीं मांगेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सुबह 50 लोग हमारे दरवाजे पे आकर कोई बोले दवाई का पैसा नेताजी, कोई बोले साहब नेताजी बेटी की शादी होती निकाह के खर्चे उठाने हैं वो पैसे दीजिए, कोई कहे आंख खराब है चश्मा लेना है वो पैसे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग पैसे न मांगे, समाज सुधरे, तो समाज की सुधार का सबसे सटीक रास्ता ये नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े पुल बना दे, बिजली दे दे, रास्ता बना दे। ये भी रास्ता कम्युनिकेशन के लिए, सुधार के लिए, तरक्की के लिए जरूरी है, मगर एजुकेशन के लिए सबको मिलकर साथी तौर पे काम करना होगा। आज रोना आता है मुसलमानों की हालत देखकर, खुद इर्शाद वैली के बच्चों की का जायजा लिया जाए। कायमी इर्शाद वैली, ये रायपुर, ये हमारे पूरे इलाके में कोई इलाके से कोई एक मुसलमान हाथ उठाकर यहाँ बोल दे कि मौलाना साहब मेरा बेटा इंशाल्लाह मैट्रिक के एग्जाम में फर्स्ट ये स्टेट टॉप किया है, टॉप छोड़ो साहब टॉप 10 में आया है, टॉप 10 छोड़े टॉप 100 में आया है, कोई नहीं कह सकता। जब हमने तालीम पर कोई काम नहीं किया, हमारे बच्चे टॉपर नहीं बने, तो हम किस चीज की तरक्की
तरक्की की उम्मीद करते हैं। तरक्की का मात्र रास्ता यह है कि हम कायदे से अपने बच्चों के पीछे दिमाग लगाए, उनकी तालीम पे खर्च करें, उनकी तालीम बेहतर करें। जब हमारा बेटा शानदार तरीके से पढ़ लेगा, यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ हमारे सीमांचल की तकदीर बदलेगी, ये हालत बदलेगी, ये सूरत बदलेगी। हमारी हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के एक जिम्मेदार आलिम रब्बानी हमारे मोहतरम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनकी बुजुर्गी की हालत ये देखिए कि आप ये कांपते हैं। आपको मालूम है इसने क्या किया? इन्होंने चंदा किया, इन्होंने बोरियां उठाई सबूतर में, और वो क्या बोलता पैना में, वो 56 में कौन कौन गांव जा जाकर धान गेहूं का चंदा लेकर 25-30 सालों से इन्होंने जिस मदरसे को कायम रखा, एक छोटा सा मदरसा, अब उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। एक मदरसा इन्होंने कायम किया, चंद लोगों की मेहनत शामिल हुई, हमने चंदा दिया, उस मदरसे का रिजल्ट इतना शानदार निकला कि आज एक मदरसे की बुनियाद पर आज सैकड़ों उलमा इलाके में घूम रहे हैं, सैकड़ों घरों में रोशनियां आ गई, सैकड़ों घरों में चिराग जल गए। उसी तरह अगर हर समाज में मदरसा हो, हर समाज में स्कूल हो, हर समाज में कॉलेजेस हो, आप समझ सकते हैं किस तरह तब्दीली आएगी, कितने घर रोशन होंगे, कितने आंगन में रोशनी आएगी, इसका अंदाजा आपको नहीं। इसलिए समाज की इस पसमानदगी और इस गिरावट में सारे लोगों की जिम्मेदारी है, सब लोग बराबर के शरीक है। मैं कभी किसी नेता को गाली नहीं देता, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि कुरान ने हमें ज़हन दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। कुरान ने बता दिया ये सारी तबाही की जिम्मेदारी, ये सारी बर्बादी की जिम्मेदारी हमारी खुद है। इसलिए सबसे पहले आप वादा करें, अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया तो खुद से स्कूल बनाए, अगर अल्लाह ने पैसा नहीं दिया तो आप 10-20 लोग मिलकर स्कूल कायम करें, 25-50 लोग मिलकर एक स्कूल कायम करें। 5 लाख का जलसा आप कमेटी वाले कर सकते, 10 लाख खर्च करके आप मेला लगा सकते, 5 लाख खर्च करके उर्स मना सकते, तो क्या 5-7 लाख खर्च करके आप एक स्कूल नहीं बना सकते? एक भी स्कूल हमारा साथी स्कूल नहीं। मेरा बेटा आता तो मैं अभी आपको मिसाल पेश करता, पूर्णिया के एक मशहूर तरीन स्कूल में मैं उसको पढ़ाता। मैं अभी 1 महीना पहले मैंने उसे चेक किया, मैं बोला साहब तुमने क्या पढ़ा, क्या किया? वो पूरा योगा का पूरा प्रैक्टिस हमें करके बता रहा। वो बहुत सारी जगहों पर वो हनुमान चालीसा के कई मंत्र उसने पढ़ दिए। 7 साल का लड़का हनुमान चालीसा वो पढ़ रहा है, उसको योगा मालूम। मैं अपनी नहीं उठा सकता स्कूल मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि हमने गैरों के स्कूल में उनको डाला है। वहां जो पढ़ाया जाता है वो बच्चा पढ़ता है, जो सिखाया जाता है वो बच्चा सीखता है, जो तरजीह दी जाती है वो तरजीह बच्चा लेता है। मैं क्यों उस पर उंगली उठाऊंगा? कमी मेरी थी क्योंकि हमने स्कूल अपना बनाया नहीं, कमी मेरी है कि हमने अपना इदारा बनाया नहीं, कमी मेरी है कि हमारे लोगों के साथ स्कूल नहीं जहाँ पे मुस्तफा का कानून सिखाया जाए, जहाँ पे मुस्तफा की बात पढ़ाई जाए, जहाँ पे मुस्तफा का मजहब बताया जाए, जहाँ पे मुस्तफा की बात सुनाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उनका मुस्तकबिल शानदार हो, उनका फ्यूचर ब्राइटनेस हो, ये सारी चीजों के लिए आपको पहले खुद अपना स्कूल बनाना होगा, जहाँ पर कोई चालीसा ना पढ़ाया जाए, जहाँ पर कोई दूसरे मजहब और दूसरी तहजीब ना सिखाई जाए, जहाँ पर खालिस इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए। इसके लिए आप सबको सामूहिक एतबार से मेहनत करनी होगी, कमेटी बनानी होगी, अंजुमन तैयार करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने होंगे, तहरीक चलानी होगी। 100 लोग आपके सदवेली से हो जाए, 100 बरेली से हो जाए, 100 कैबी से हो जाए, 100 बगल के गांव से हो जाए, 100 लोग हर गांव में मिल जाए, 100 रुपया अगर इकट्ठा कर दे, एक तहरीक बन सकती है, एक मिजाज बन सकता है, एक माहौल बन सकता है। और ये माहौल ऐसी तब्दीली लाएगा, आप अपने स्कूल से देखेंगे कि आपके स्कूल से पढ़े हुए लोग 5 साल के बाद, आज अगर कोई लड़का दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है, कोई किसी के होटल में प्लेट साफ कर रहा है, आप कस्बा चले जाइए, आप पूर्णिया चले जाइए, आप कटिहार रेलवे स्टेशन के चारों तरफ घूम लीजिए, जितने बच्चे भीख मांगने वाले, नशा खाने वाले, सुलेसन पीने वाले, वो चोरी करने वाले, पॉकेट मारने वाले, जितने बच्चे आपको मिलेंगे, 95% बच्चे किसी और मजहब के मानने वाले नहीं, वो हमारे बच्चे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं। आखिर बच्चों की इस हालत से तब्दीली के लिए, उनको बदलने के लिए किस रास्ते पर अमल करना जरूरी, वही एजुकेशन है जिसके लिए हमें काम करना है। उन गरीब बच्चों की तब्दीली के लिए आवाज उठाकर उनके लिए
स्कूल, बेहतर स्कूल का इंतजाम करना है, ताकि जो बच्चा आज किसी होटल में प्लेट साफ कर रहा है, आने वाले 5 साल के बाद वही समाज का शानदार डॉक्टर बने, वही समाज का शानदार इंजीनियर बने, वही समाज का शानदार आलिम दीन बने, वही समाज का शानदार हाफिज कुरान बने। ये आपकी जिम्मेदारी। वरना आप याद रखिए, अगर आप में से 2-4 लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि हजरत ये छोड़िए पढ़ाई की बात, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनता ही है, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बना रहा हूं, मैं दावे से कह सकता हूं 5 आदमी अगर सद वैली से इंजीनियर बनता है तो सद वैली की किस्मत ये 5 लोग नहीं बदल सकते। 10 लोग यहाँ इंजीनियर बन जाए, सद वैली की किस्मत नहीं बदल सकती। 50 मास्टर की नौकरी यहाँ पे हो जाए, सद वैली की किस्मत नहीं बदल सकती। इस सद वैली या सद वैली की तरह और भी गांव की किस्मत, समाज की किस्मत तब बदलेगी जब हर घर का हर फर्द पढ़ा लिखा हो। 95 लोग पढ़ ले और 5 लोग न पढ़े, वही 5 लोग आगे चल के चोर बनते हैं, वही डकैत बनते हैं, वही डाकू बनते हैं। एक साहब कौन के साहब अभी बीपीसी का एग्जाम हुआ, एक गांव में पहला बीपीसी हुआ, उसमें 5 आदमी की नौकरी लग गई। दूसरा बीपीसी हुआ, उसमें 17 लोग पास हो गए, 5 अलग थी 17, इतने लोगों की नौकरी लग गई। तो गांव के 2-4 लोग बहुत खुश हुए कि चलो साहब हमारे गांव में 17, 18, 22, 23 लोगों की नौकरी हो गई। 5 दिन के बाद, रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद लगातार 3 मास्टर साहब की बाइक चोरी हो गई। अब कौन चुराया साहब? उसी गांव के कोई चोर चुराए होंगे जिनकी तालीम नहीं थी, जिनकी तालीम अच्छी नहीं थी, जिनके पास जॉब नहीं था, जिनके पास काम नहीं था। अब बताइए कि आप अगर डॉक्टर है, आप अगर जमींदार है, आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप अगर इंजीनियर है, आप अगर मास्टर है, तो आपकी नींद को हराम करने के लिए आपके गांव के वही 5 लोग जो पढ़ाई नहीं कर सके, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो आपकी नींद को हराम करने के लिए काफी है। आप आसानी से कभी नहीं सो सकते। आपको गन पॉइंट पे लेकर वो आपके सारे पैसे छीन सकता है, आपको मारने की धमकी दे सकता है, आपकी इज्जतों को हवा में उड़ाने में उनको 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सुकून की नींद सोया जाए, तो इसके लिए अपनी औलाद की तालीम की फिक्र के साथ साथ दूसरों के बच्चों के भी तालीम की फिक्र करना ये आपकी जिम्मेदारी मानी जाए।